my favorite show. ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर इनहेरिटेंस बोलें या फिर जेनेटिक्स का नाम दें। ये चैप्टर में आपको 3 मेंडल के लॉस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो आपने मुझे पास्ट पेपर्स वगैरह भेजे थे उसमें बहुत सारा सवाल था, ठीक है, इस हवाले से। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सही है। आप इसको जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस दोनों का मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता भी है लेकिन फ़र्क भी है। देखें, जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स पूरी एक बायो की ब्रांच है जिसके अंदर आप डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे होते हैं, किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक इंफॉर्मेशन कैरी होती है टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और ये जो passing of generation है from parents to their offsprings, इसी को आप कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हमारे पास क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। डीएनए जीन्स के अंदर एज अ इनहेरिडिटरी यूनिट काम कर रहा है, सही है। तो अगर आप जेनेटिक्स की बात करें तो ये हमारे पास स्टडी ऑफ जीन्स है, साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है। क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स। अब सवाल है कि भाई जीन्स क्या है? व्हाट इज अ जीन? Combination of DNA that has different material. चले देखते हैं। हमारे पास डीएनए तकरीबन इट्स अ 2 मीटर लॉन्ग मॉलिक्यूल, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तकरीबन 2 मीटर लॉन्ग का होता है एक सेल के अंदर। अब क्या आपको लगता है इस डीएनए का हर सेगमेंट जो है वो काम का है या फिर यूज़फुल है या फिर इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है या फिर आरएनए के लिए कोड कर रहा है या प्रोटीन बनाने के लिए कोड कर रहा है? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आधे से ज़्यादा डीएनए का हिस्सा जो है वो सॉर्ट ऑफ यूज़लेस होता है, उसको हम जंक डीएनए बोलते हैं। जंक बोलते हैं एक जिसका कोई यूज़ ना हो, उसको हम सैटेलाइट डीएनए भी कह सकते हैं। यूज़लेस डीएनए आप सिंपल वर्ड्स में बोलें। लेकिन डीएनए का सिर्फ वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाए, जो प्रोटीन के लिए कोड करे, जो हर एज अ हेरिडिटी मटेरियल काम करे, एज अ इनहेरिटेंस यूनिट काम करे, हर मतलब वो जो सारा काम कर रहा है ना, जो फंक्शनल डीएनए है आपका, क्या है जो फंक्शन करने वाला डीएनए जो सारा काम कर रहा है, वो कहलाता है जीन। सिंपल लफ्ज़ों में, जैसे ये यहाँ पे ये देखें, ये जीन्स हैं। बाकी आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है जंक डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए है जैसे नहीं है। अच्छा, एवोल्यूशन के अंदर इसका कुछ काम होता है, लेकिन हम लोग उस डायरेक्शन में भी बात नहीं करेंगे। अभी हम जीन को डिस्कस करें, मैं आपको फुल इसकी डेफिनेशन वगैरह बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप समझें कि जीन है क्या। बात को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें यहाँ पे कि डीएनए का फंक्शनल पार्ट जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, वो क्या कहलाता है? जी हेलो। तो जीन क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट या फिर फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर। डीएनए का मेन काम क्या होता है? डीएनए का मेन काम होता है एज अ इनहेरिडिटरी यूनिट काम करना।
और प्रोटीन बनाना एग्जैक्टली तो जीन क्या करेगा, मतलब ये फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, सेगमेंट बोलेंगे पार्ट को, ठीक है। फंक्शनल हिस्सा है डीएनए का जो कि कोड करता है किसके लिए, दैट कोड्स फॉर प्रोटीन दैट कोड्स फॉर प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, इसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हैं। यस मैम। क्यों यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों बोले इसको हम, क्या कर रहे हैं ऐसा ये? मैम जी तो एवोल्यूशन और इनहेरिटेंस में काम करेगा। इनहेरिटेंस देखो, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए थोड़ी बोलेंगे कि एवोल्यूशन में इसका काम था। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है, इनहेरिट करता है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपको चीज़ विरासत में मिल रही होती है, फ्रॉम पेरेंट्स आपको जो चीज़ मिल रही है वो क्या है, वो इनहेरिटेड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को घर मिला तो वो क्या था, वो उसकी इनहेरिटेड वेल्थ थी, वो उसने नहीं कमाई, दैट डू नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्सन, वो उसके ख़ानदान से आई, उसके पेरेंट्स से आई, ठीक है, उसके आबो अजदाद से आई। उसी तरीके से आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका नहीं है, वो आपके पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या है, वो इनहेरिटेड वेल्थ है। वेल्थ ऑफ व्हाट, वेल्थ ऑफ डीएनए, सही है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को। ब्रेन हाँ, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने लायक है, ठीक है। 2-3 चीज़ें, 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स है जब आप जेनेटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले थी जीन, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जीन समझ आ गया। यस मैम। अब देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है लेकिन दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, एलील क्या होता है। मैम एलील मुझे सीधा एक्सप्लेन नहीं करना आएगा, लेकिन डिफरेंस जो होता है ना, कलर ऑफ आई, हाइट और स्किन टोन, अच्छा, जो डिसाइड करता है शॉर्टर टॉलर। हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसकी जो कॉमन डेफिनेशन होती है जो सबको पता होती है, बिकॉज एवरीबडी, मगर आप वो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। भाई इसका मतलब क्या है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, एलील असल में है क्या। ध्यान से सुनिएगा। देखें, हमारे पास जैसे अगर मैं बात करूँ हाइट की, ठीक है, तो अली जो है वो लंबा है, ही इज़ टॉल इन हाइट, ठीक है, ही हैज़ अ टॉल हाइट। यहीं पे अगर हम बात करें आना की, शी इज़ शॉर्टर इन हाइट। तो जो हाइट है, हाइट क्या है, हाइट एक कैरेक्टर है। आई मीन हाइट खुद height क्या का है, है। हाइट नहीं, हाइट खुद एक कैरेक्टर है, ठीक है। कलर एक कैरेक्टर है, और ये जो उसके वेरिएशन है ये उसके क्या है, ये उसके ट्रेट्स हैं। ये अब देखें, मेरे पास एक कैरेक्टर था हाइट, सही है। अब एक इंसान टॉल है, एक शॉर्ट है, इसका मतलब ये है कि दोनों में मैं कंपेयर किसको कर रही हूँ, हाइट को कर रही हूँ। सेम कैरेक्टर है, टॉल भी क्या है, हाइट है, शॉर्ट भी क्या है, हाइट है। तो यानी कि सॉरी, जब हमारे पास सेम जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, सेम कैरेक्टर की, असल में आप बोलेंगे सेम कैरेक्टर, तो उसे हम एलील कहते हैं।
यस मैम। तो जितने भी जीन्स हैं, देखिए टॉल का जीन होगा, यस मैम। शॉर्ट, आना के पास शॉर्ट का जीन है, अली के पास टॉल का जीन है। तो एक कैरेक्टर के जितने भी जीन्स होंगे, एक कैरेक्टर के जितने भी जीन्स होंगे वो एलील्स कहलाते हैं। यानी कि एलील्स क्या है, एलील खुद भी जीन है, ऐसा ही है। ये जी देखिए मैम। ये एलील है, ये क्या है, ये एलील है। यानी कि वैरायटी ऑफ अ कैरेक्टर, जीन की वैरायटी, जब हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं सेम कैरेक्टर की, तो वो एलील कहलाता है। कॉन्सेप्ट ये है, क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई एक कैरेक्टर के जितने भी जीन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अलील। वो एलील कहलाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म, यानी कि मिलते जुलते जीन्स आपस में होंगे, कैरेक्टर एक ही होगा, तो वो जितने भी जीन्स होंगे वो सब एलील्स कहलाएंगे आपस में। जैसे टॉल और शॉर्ट, ये दोनों आपस में क्या है, एलील्स हैं। टॉल अलग से एक जीन है, शॉर्ट अलग से एक जीन है, लेकिन टॉल और शॉर्ट ये दोनों एलील्स हैं। दे बोथ आर एलील्स टू ईच अदर। यस मैम। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी इंसान में होते हैं, किसी में नहीं होते। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर की जो वैरायटी है वो आपको किससे पता लगती है, कैरेक्टर की वैरायटी। हाँ कि अच्छा ये हमारे पास जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट की वैराइटीज़ कि अच्छा ये टॉल, ये शॉर्ट, ये सब क्या है, अलील्स। ठीक है। तो कैरेक्टर की जो वैरायटी है पॉपुलेशन के अंदर, वो आप एलील से पता लगाता है। अब एलील जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक एलील कहलाता है डोमिनेंट एलील। क्या कहलाता है, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है, जो कि दूसरे एलील को मास्क कर दे, उसे कंसील कर दे और खुद जो है वो एक्सप्रेस हो जाए। इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, एक मिनट। दूसरा एलील कैसा होता है, रिसेसिव होता है। इसका मतलब क्या है, देखें हमारे पास एक ज़ायगोट जो है, एक ज़ायगोट कैसे बनता है, जब एक स्पर्म और एक ओवम क्या करता है, स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, फर्टिलाइज, क्या बनता है, फर्टिलाइजर, ज़ायगोट। ज़ायगोट। ठीक है, अब स्पर्म हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकर आता है, यानी कि इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। हर क्रोमोसोम में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ओवम कितने लेकर आएगा, क्रोमोसोम्स 23, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों मिलकर कितना, 23 + 23 कितना बना लेंगे, 46। तो ज़ायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। 46। ऐसे ज़ायगोट डिप्लॉइड है, एक सेल है, सही है, सिंगल सेल है ये। यहाँ तक बात समझ आई है, यस मैम। अच्छा। तो अब हमारे पास याद रखिएगा, जो फादर, ये फादर साइड है और ये क्या है, ये मदर साइड है। ठीक है, फादर साइड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और जो मदर साइड से इन्फॉर्मेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम ए है, ये समझ लो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये पहला क्रोमोसोम है, और ये मदर का पहला क्रोमोसोम है। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर इनकी शेप सेम है, इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, जो कैरेक्टर्स लगे हुए हैं वो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये बताया था मैंने, यस मैम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है,
same from this one. होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? वो क्रोमोसोम्स जो कि एक फादर साइड से आता है, दूसरा कहाँ से आता है? Mother side. इनके पास सेम कैरेक्टर्स होते हैं, शेप सेम होती है ऑलमोस्ट इनकी। सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। बता सकते हैं क्या? सेम नहीं मैम, इसमें एक्स और वाई का होता है ना? देखिए एक्स और वाई, एक्स और X का वाई होता है। जो है वो भी तो एक क्रोमोसोम है। हमारे पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो पहले 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स हमारे पास बाकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। जितना भी एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम जेंडर जो कंट्रोल होती है वो ये 22 क्रोमोसोम्स कर रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो 23rd क्रोमोसोम है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो है ये डिसाइड करता है किसी का भी जेंडर या फिर सेक्स, ठीक है। जेंडर। अब ये हमारे पास या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। अगर फीमेल की बात करें मैम तो किलाइन उनमें कोई फिल्टर में, जी किलाइन फिल्टर सिंड्रोम में मतलब क्या वेरिएशन होती है? एक्स वाई और एक्स हो जाता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगी बाद में, लेकिन जहाँ तक एज फार एज आई रिमेंबर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इस चैप्टर के एंड में हम लोग थोड़ा सा देख भी लेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इस तरीके से कुछ कंडीशंस हैं। तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मेयोसिस के दौरान डिसफंक्शन की वजह से, क्रोमोसोम के डिसफंक्शन की वजह से, डिसफंक्शन नहीं डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम्स आपस में सही से सेपरेट नहीं हो पाते और मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स चला जाता है। तो मैम रिपीट करें। अच्छा मुझे बताएं कि हमारे पास नॉर्मल फीमेल के पास क्या क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 होते हैं और उसमें एक्स और एक्स होता है। देखिए 23 दोनों में, मेल फीमेल और दोनों में क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। लेकिन मैंने अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 23rd की बात कर रहे हैं। तो फीमेल के अंदर क्या है? फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है। मेल के अंदर क्या होता है? XY होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी भी हमारे पास वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेयोसिस में अच्छे से हमारे पास डिसजंक्शन नहीं हो पाया, क्रोमोसोम्स आपस में अलग नहीं हो पाए, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े रह गए। उसकी वजह से बहुत सारी सिंड्रोम्स बर्थ ले सकते हैं। उनमें से एक है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जब हमारे पास मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो उनकी कंडीशन क्या होती है? XXY। अब ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि इन तरीके के मेल्स के अंदर जिनको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है उनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स है जो कि एबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? XY। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? XXY कंडीशन हो जाती है। अब क्योंकि इनके पास X एक ज़्यादा है तो इनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं। सही है? यस मैम। ठीक है। तो जैसे और ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर कुछ कॉमन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी होगी, फिज़िकली वो जो जिसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा वो फिज़िकली हमारे पास थोड़ा सा जैसे फीमेल जेंडर का पोस्चर होता है
वैसा सा होगा उनका बॉडी पॉस्चर, ठीक है, बॉडी फिजिक बेसिकली। यस मैम। सही हो गया। तो ये हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। तो होमोलोगस, अभी हम आते हैं, बात करते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। अब ये चीज़ समझ आ गई होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और ये हमारे पास 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और बाकी 23rd वाला क्रोमोसोम क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब देखें, ये हमारे पास जो 2 क्रोमोसोम्स, ये फादर साइड से आया, ये मदर साइड से आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम 1 है, और ये भी क्रोमोसोम 1 है। ये फादर साइड का है, और ये वाला ये मदर साइड से। समझ आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों आपस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। क्या है? होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस जगह इसके पास जो जीन है वो इन दोनों में सेम कैरेक्टर का है। कौन सा जीन है यहाँ पे समझ लेते हैं, हम बात करते हैं आई कलर की, ठीक है, आई कलर की। फादर के पास, जो फादर हैं उनका आई कलर का जीन कौन सा है, ब्लैक है उसके पास, और मदर की क्रोमोसोम पे जो जीन है वो है ब्राउन आई कलर का, ठीक है। अब जो ज़ायगोट बनेगा, बच्चे के अंदर कौन सा आई कलर आएगा, यानी कि उसके क्रोमोसोम 1 पे क्या जो आई कलर का, अब देखिए आई कलर कैरेक्टर है, ब्लैक जीन और ब्राउन जीन, ये क्या है, ये जीन्स हैं, आपस में क्या हुए, एलील्स हुए। मैम दोनों नहीं आ सकते? नहीं, दोनों, देखें आते तो दोनों हैं, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लैक, यहाँ से ब्राउन, इसके पास इसकी जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ज़ायगोट के अंदर होगा ब्लैक और ब्राउन दोनों, लेकिन उसकी आंखों का कलर कौन, देखें जेनेटिकली तो उसके पास दोनों जीन्स आएंगे, ब्राउन भी और ब्लैक भी, ठीक है, लेकिन फिज़िकली जो उसका फिनोटाइप है वो तो दोनों कलर का नहीं हो सकता ना। आंखें क्या दोनों होंगी, ब्लैक और ब्राउन। बहुत रेयर कंडीशन होती है जहाँ पे एक कलर का आई डिफरेंट होता है, एक कलर की आँख जो है वो दूसरे कलर की होती है। हाँ, तो लेकिन वो बहुत, हम लोग अभी, वो एक अलग केस है, ठीक है, वो एक बहुत ही रेयर कंडीशन है अभी हम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दोनों जो जीन्स होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक कोई इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता, कोई इतना रिसेसिव नहीं होता। अभी हम कॉमन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ब्लैक और ब्राउन की, ठीक है। तो ज़ायगोट के मतलब जीनोटाइप में, इसके जेनेटिक मेकअप के अंदर तो दोनों होंगे एलील्स, ठीक है, ब्राउन और ब्लैक दोनों, लेकिन इस बच्चे की आंखें कैसी होंगी, ब्लैक होंगी या ब्राउन होंगी? ब्राउन। नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट का और रिसेसिव का। तो ये क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स का टाइप होता है। कुछ एलील्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एलील्स वीक होते हैं। तो जो एलील स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरे वाले को बोलेगा कि आप काम मत करो, मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, मैं ही प्रोटीन बनाऊंगा, आई कलर का प्रोटीन मैं ही बनाऊंगा, और मेरा ही ऑर्डर चलेगा, मेरा ही हुक्म, मेरा राज चलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ब्लैक, तो जो एलील स्ट्रॉन्ग हो, दूसरे वाले को कंसील करे, मास्क करे, उसकी एक्टिविटी को कम करे, यानी कि यहाँ पे असल में क्या हो रहा है कि वो एक जो एलील है वो खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है दूसरे को कम करके, दूसरे की एक्टिविटी को मास्क करके, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जगह पे कभी कभी हम एक दूसरे का क्रेडिट ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है कि जो डोमिनेंट वाला एलील होता है वो मास्टर बन जाता है दूसरे वाले, मतलब दूसरे की एक्टिविटी कम करता है वो। तो ऐसा एलील जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो कहलाता है डोमिनेंट एलील। तो अगर ब्लैक और ब्राउन को कंपेयर करें तो ब्लैक क्या है, डोमिनेंट एलील है,
और ब्राउन क्या है? ब्राउन रिसेसिव एलील है। तो जब हम बात करेंगे इस ज़ायगोट की, ये जो यहाँ पे इसका फिनोटाइप जो होगा इस बच्चे का, वो इसकी आंखें कैसी होंगी? ब्लैक होंगी, क्योंकि ब्लैक एलील कैसा है? डोमिनेंट है। ये बात समझ आई है? यस मैम। यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरे दो क्रोमोसोम। अब हम थोड़ा सा हाइट, कलर वगैरह को हटा के कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग बात करते हैं हेयर की। हेयर में हमारे पास मेन जो दो तरीके का ही एलील हमारे पास होता है, एक स्ट्रेट और एक कौन सा? कर्ली हेयर। तो ये इसके पास है स्ट्रेट, इसके पास है कर्ली। फादर साइड से स्ट्रेट का आ रहा है और मदर साइड से क्या आ रहा है? कर्ली का आ रहा है। तो ज़ायगोट के अंदर किसका होगा? जो डोमिनेंट होगा मैम। कौन सा डोमिनेंट लग रहा है आपको? कर्ली हेयर, अदर साइड। ठीक है। कर्ली हेयर जो है डोमिनेंट एलील है, ओके। सही है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा यस मैम। कि जो ज़ायगोट होगा, जो बच्चे के बाल होंगे वो कर्ली होंगे, क्योंकि कर्ली हेयर का जो जीन होता है, जो एलील है, वो डोमिनेंट है। इसी तरीके से हमारे पास बात करते हैं, कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, ऐसा है टंग रोलिंग। यस मैम, आई कैन। ओके, आपको पता है टंग, अब जैसे ये फादर साइड पे टंग रोलिंग एक तरीके का जीन होता है, ऐसा नहीं कोई बचपन से कोई टैलेंट है या फिर ऐसा कुछ, टंग रोलिंग का जीन होता है, सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फादर के पास टंग रोलिंग का जीन जो है वो एक्टिव नहीं है, सही है, नॉन टंग रोलिंग बनता है ये वाला। मदर जो है वो टंग रोलिंग का जीन है इनके पास, टंग रोलिंग का फंक्शनल जीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़ायगोट होगा उसमें टंग रोलिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, पता है क्यों? क्योंकि टंग रोलिंग का जो जीन है वो डोमिनेंट है। टंग रोलिंग, मैम किस तरह पता चलेगा कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? ये आपको दो तीन जो मेन याद करने होता है कि अच्छा ये वाला डोमिनेंट, ये वाला जीन है। ये बेसिकली हमारे पास बहुत सालों की साइंटिस्ट की मेहनत है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिससे हमें पता लगा कि अच्छा ये वाला अगर पेरेंट्स का ये है तो ज़ायगोट में ये आ रहा है, इसका मतलब ये वाला डोमिनेंट है, इस तरीके से, ठीक है। और आप जेनेटिक मटेरियल को, आज तो आप जेनेटिक मेकअप को देख के पता लगा सकते हैं कि ये वाला डोमिनेंट है। ऑलमोस्ट हमें आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर का पता है कि इसके अंदर कौन सा डोमिनेंट एलील है, सही है। तो टंग रोलिंग का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। तो अगर किसी भी एक पेरेंट के पास टंग रोलिंग का कैरेक्टर है, टंग रोलिंग का जीन है, तो वो ज़ायगोट में ज़रूर होगा। तो ऐसे लोग, मतलब टंग रोलिंग जो कर सकते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो नहीं कर सकते। तो आई कान रोल माई टंग, तो मेरे पास वो वाला जीन नहीं था, ना तो फादर साइड से ना तो मदर साइड से, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक में भी आ जाता है तो वो ज़ायगोट में होगा। यस। ये सारे एग्जाम्पल से हर चीज़ समझ आ गई। यस मैम। तो डोमिनेंट क्या होता है? जो कि अपने आप को जो एक्सप्रेस पावरफुल करे, होगा। एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि उसके फिनोटाइप में हो ज़ायगोट के। यस मैम। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि ये मास्क कर देता है रिसेसिव को। रिसेसिव क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। रिसेसिव हमारे पास एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मास्क हो जाता है डोमिनेंस से। यस मैम। क्या अब ऐसा ज़रूरी है दोनों के अंदर ही, मतलब एक फादर साइड से डोमिनेंट आ रहा है, दूसरे से रिसेसिव? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये हमारे पास पेरेंट्स हैं, यहाँ पे ज़ायगोट बन रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है, स्पर्म हो रहा है। ये क्रोमोसोम 1 की हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास
अच्छा, शॉर्ट और टॉल, हाइट के अंदर टॉल जो है वो डोमिनेंट है, सही है। यस मैम। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फादर के पास भी टॉल है और मदर के पास भी टॉल का ही जीन है। तो अब जो बच्चे का जो जीनोटाइप है उसके अंदर दोनों हमारे पास जीन्स कैसे हो गए, टॉल टॉल के हो गए, सही है। उसका फिनोटाइप भी कैसा होगा, टॉल होगा, दोनों ही डोमिनेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही रिसेसिव भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है, तो इसके पास शॉर्ट, तो ज़ायगोट कैसा होगा, शॉर्ट होगा। लेकिन अगर फादर टॉल है मदर शॉर्ट है, तो अब ये टॉल क्या है, डोमिनेंट है, तो बच्चा कैसा होगा, शॉर्ट। टॉल होगा ना, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। समझ आ रही है बात क्या? अभी मैं आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास कुछ भी हो सकता है, फादर मदर दोनों में डोमिनेंट भी हो सकता है कैरेक्टर, तो ज़ायगोट के अंदर तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसके पास टॉल टॉल का जीन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फादर टॉल है मदर शॉर्ट है, ये देखें फादर टॉल मदर शॉर्ट, तो अब इन दोनों में डोमिनेंट कौन है, टॉल या शॉर्ट, टॉल। टॉल। तो ज़ायगोट के अंदर एक्सप्रेस कौन सा होगा, टॉल होगा। यस मैम। शॉर्ट कैसे होगा, टॉल होगा मैम। टॉल होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोनों शॉर्ट हों, तो उस केस के अंदर हमारे पास जीन्स कौन से जाएंगे, ज़ायगोट के अंदर शॉर्ट जाएंगे। तो ये बेसिक बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश किया कि आपको समझा सके, लेकिन अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑफ टाइम स्पैन ऑफ लाइक 1 or 2 minutes. एनी क्वेश्चंस? नो मैम। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो? और ओके मैम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा, अच्छा एक और चीज़, जो भी डोमिनेंट होता है उसको आप कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसको आप स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल टॉल कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट को दिखाता है और स्मॉल टी शॉर्ट को दिखाता है जो कि रिसेसिव है, यस मैम। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही शॉर्ट हों, यानी कि दोनों सेम हैं। सेम के लिए कौन सा वर्ड देखें, टॉल ये भी सेम है, ये भी सेम है, मदर से सेम अलील आ रहा है, फादर से सेम अलील आ रहा है, अलील जीन आ रहा है, ठीक है। तो अब होमोजाइगस यूज़ करेंगे वर्ड या हेट्रोजाइगस, या फिर लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। होमोजाइगस। तो ये हमारे पास क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन टॉल टॉल दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी। यस मैम। क्योंकि देखो ना, अब होमोजाइगस मैं बोल दूँ तो कैसे पता लगेगा होमोजाइगस चलो है, क्या डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो इसीलिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव का इसके बाद, ताकि पता लग जाए कि अच्छा टॉल टॉल है तो टॉल वाला ये होमोजाइगस है, ये शॉर्ट वाला होमोजाइगस है, ऐसा ही है। लेकिन अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। तो अब ये होमो है या हेट्रो है, होमो मैम। अच्छा मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये टॉल है, ये शॉर्ट है, हेटेरो होगा। तो आपने होमो कैसे बोला? मैंने दिखा नहीं था। अब हेट्रोजाइगस के अंदर मुझे डोमिनेंट और रिसेसिव लिखने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हेट्रोजाइगस के अंदर डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, हेट्रो यानी कि डिफरेंट एलील, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। एक्सप्रेस कौन सा होगा, जो पावरफुल होगा मैम। डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा ना, यस मैम। सिंपल।
ये बात समझ आ गई कि हेट्रोजाइगस क्या होता है और होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस क्या है कि सेम जीन जब इनहेरिट होते हैं पेरेंट साइड से, सेम जीन और हेट्रो में डिफरेंट जीन, ठीक है, एलील्स, डिफरेंट एलील्स। एग्जैक्टली। तो जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, ठीक है, तो जेनेटिक्स पे सबसे बेहतरीन काम, सबसे पहले एक ज़माना जहाँ पे किसी को पता नहीं जीन क्या है। आज हमें सब कुछ पता है कि जीन क्या है, एलील क्या है, कैसे हमारे पास इनहेरिटेंस हो रहा है, जीन कैसे बन रहा है, F1 जनरेशन F2, सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी समझना कितना मुश्किल होता है। बहुत लोगों को जेनेटिक्स अच्छी नहीं लगती, ऐसा ही है। हेलो, इस ऐप को वहाँ पे सारी तो आज हमें सब पता है लेकिन स्टिल हमें किसी किसी को जेनेटिक्स नहीं समझ में नहीं आती, ऐसा ही है। यस मैम। लेकिन 1800s के अंदर ऐसा टाइम जब किसी को ये नहीं पता कि जीन क्या है, कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट एलील क्या है, रिसेसिव एलील क्या है, उस ज़माने में एक ऐसा इंसान आता है जो जेनेटिक्स के ऊपर इनक्रेडिबल लेवल ऑफ काम करता है, ठीक है। लेकिन उसका काम अनफॉर्चुनेटली रिकग्नाइज उसके जाने के बाद होता है। तकरीबन कोई 3 डेकेड्स के बाद, 30 साल के बाद, उसके मरने के 30 साल के बाद उसका काम रिकग्नाइज हो पाता है। सही है। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 1800s के अंदर कौन, अच्छा वो थे कौन जिन्होंने काम किया था इसके ऊपर, जेनेटिक्स पे? मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम था इनका। सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। 1800s में इन्होंने काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। आज भी इनका काम हम लोग, इनके लॉज देखें, बायो के अंदर बहुत कम लॉज होते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो वक्त के साथ साथ मॉडिफाई होता रहता है। बहुत, जैसे वायरस है उसका तो मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर म्यूटेशंस आती रहती है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक, उसके ऊपर कोई भी आप लॉ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते क्योंकि लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी, और इट्स जो हमारे पास नेचर जो है वो एक कोई नेचर एक स्टेबल चीज़ नहीं है। नेचर हमेशा, और नेचर के अंदर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर रही हूँ, यहाँ पे उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसीलिए बायो के अंदर आप बहुत कम लॉस पढ़ते हैं। और कैन यू बिलीव, एक इंसान ने 3 लॉज दे दिए एक ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे लॉज का नामो निशान नहीं है, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर, बायो के फिज़िक्स के अंदर बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं। बायो के अंदर कौन से लॉज पढ़ते हैं? कोई लॉज बायो के अंदर होती है थ्योरीज, बायो के अंदर होता है हाइपोथेसिस, लॉज नहीं होते। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल, एक इंसान, एक बंदा जिसने 3 लॉज दिए, वो भी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे लॉज अब उनकी इम्प्लीकेशंस होना उनकी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन इन्होंने 3 लॉज दिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर हम बात करें तो 1860s के अंदर इन्होंने काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। ये ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखते थे और ये एक मरे कैसे थे? जी, मरे कैसे थे? आई थिंक इनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, आई एम नॉट श्योर इनकी डेथ कैसे हुई थी, बट he died when he was बंदा काम कर रहा होता है ना तो एनवायरनमेंट, सोसाइटी मार देती है आपको। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, ये इनके हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है।
Yes, ma'am. इनके हेल्थ इश्यूज थे और सिवियरली बीमार थे ये, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी 60s के अंदर, ठीक है, 60s के अंदर ये मर गए थे, इतने ज़्यादा एजड नहीं थे ये। खैर इनका तो काम ही रिकग्नाइज नहीं हुआ ना, तो वो तो एक और भी अलग लेवल की डिसअपॉइंटमेंट है। पर एनीवेज इन्होंने काम रिकग्नाइजेशन के लिए नहीं किया था, ठीक है, Yes, ma'am. इन्होंने काम किया था फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग द वर्क। ये खुद क्यूरियस थे इसलिए। अच्छा, ये अगर हम बात करें इनके बैकग्राउंड की, तो ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, सही है। ये एक मंक थे, Yes, ma'am. ठीक है, मंक या Monk क्या मैम? आप समझ सकते हैं प्रीस्ट। मंक वो होता है जो कि सिंपल लफ्ज़ों के अंदर अगर मैं बताऊँ, तो कुछ लोग हमारे पास सोसाइटी से कट डाउन हो जाते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिलीज हों, वो जस्ट इबादत के अंदर होते हैं और सादा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक ही तरीके का कपड़े पहनते हैं रोज़, और दे गिव अप ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, वो मंक होता है, सही है, sort of सूफी, ओके। Yes, ma'am. तो ये ऑस्ट्रियन मंक थे। इन्होंने काम किया था इन्होंने काम किया था प्लांट के ऊपर। क्यों प्लांट के ऊपर क्यों काम किया था इन्होंने? क्योंकि ऑफ कोर्स प्लांट को आप जल्दी से, क्या होता है कि 2 प्लांट्स को आपने फर्टिलाइज़ करवाया और उससे एक नया प्लांट बन गया, और वो जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो काम हो सकता है। प्लांट्स के अंदर क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है और उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है, ठीक है, दोनों उनके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर आप अच्छे से जीन्स को स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने किस प्लांट के ऊपर काम किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पी प्लांट के ऊपर इन्होंने काम किया था। अब पी प्लांट की बहुत सारी मटर के वैरायटी ऊपर? होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्या रीज़न था उसके पीछे? ही वॉज़ वेरी स्मार्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज वेरी स्मार्ट। इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था, उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस थे। पी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से पी प्लांट के ऊपर काम किया था, तो इन्होंने काम किया था गार्डन पीस के ऊपर। किसके ऊपर काम किया था इन्होंने? गार्डन पीस के ऊपर, सही है। और अच्छा, पी Yes, का ma'am. जो साइंटिफिक नेम होता है, सॉरी बायोलॉजिकल नेम क्या होगा इसका? मैम, जैसे होमो सेपियंस हमारा है, राना टिग्रिना फ्रॉग का होता है। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है मैंगो का? अनवर राठौर। नहीं, वो तो मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। या बिल्कुल ऐसा ही है, मैंगीफेरा इंडिका इनका बायोलॉजिकल नाम होता है। ठीक है, क्या था मैम? पिज्म सेटवम। बायोलॉजिकल नेम लिखने का एक तरीका होता है, हमेशा जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका, तो आई स्मॉल होगा, एम कैपिटल होगा। तो मैंगीफेरा इंडिका हमारे पास किसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम था गार्डन पीस का। पी का बेसिकली बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है। इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। क्यों इसके ऊपर काम किया था इन्होंने? इसके पीछे 2-3 रीजंस थे। अच्छा, इन्होंने अब कैरेक्टर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट, आई कलर, स्किन कलर। जैसे अगर हम अपनी बात करें, आपकी नोज़ की शेप कैसी होगी, फेस का शेप कैसा होगा, राउंड, ओवल, ये सारा कैरेक्टर है। तो बहुत सारा कैरेक्टर होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कितने कैरेक्टर्स पे? ये भी पूछा जा सकता है, 7 कैरेक्टर्स पे। मैम, ये कह सकते हैं हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अलील? नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखें, आप एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखें और उससे आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर हमारे पास कोई भी एक खूबी की आप बात कर रहे हो, एक प्रॉपर
फीचर को आप डिस्कस कर रहे हैं। हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर जो कैरेक्टर की वैरायटी है वो एलील है, सही है। एलील्स क्या है? एलील्स खुद जीन्स हैं, लेकिन वो आपस में Yes, एक दूसरे क्या जी यस मैम। तो आपस में वो क्या, वो हमने एक नाम दे दिया कि आपस में ये क्या है, ये एलील्स है। टॉल का जीन है, शॉर्ट का जीन है, तो ये टॉल और शॉर्ट के जीन्स आपस में एलील्स कह सकते हैं मैंने, क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर, यस मैम। एक ही कौन सा कैरेक्टर होगा? शॉर्ट और टॉल का हाइट होगा। यस मैम। तो अब ये वैरायटी है हाइट के कैरेक्टर की, तो वो एलील कहलाता है हम लोग। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। कौन कौन से मैम? कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग एल्स। हाँ, उससे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम क्यों किया था। मैं जस्ट ये बातें लिख नहीं रही, वर्बली बता रही हूँ, लिखेंगे हम इसको, कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है। तो इन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों किया था? पहली बात, क्योंकि पी प्लांट जो है उसे आप आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास कि उस पी प्लांट, हर प्लांट के अंदर क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती। पी प्लांट ऐसा है जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। तीसरा रीज़न ये था कि उसके फ्लावर्स जो है वो लार्ज, बड़े होते हैं साइज़ में। चौथा रीज़न ये था कि आसानी से आप उसे क्या कर सकते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन से फिर जो ज़ायगोट का बनने का जो एक प्रोसेस होता है, जो पीरियड होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हम लोग अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पी प्लांट को इन्होंने चूज़ किया था। अब कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे इन्होंने फोकस किया था, किस 7 कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने हाइट को देखा था कि हाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी या टॉल होगी। इन्होंने फ्लावर के कलर, जो पी प्लांट होता है उसके फ्लावर्स होते हैं, उसके कलर को देखा कि उसका कलर कैसा है, येलो है या ग्रीन है। उन्होंने फ्लावर की पोजीशन को देखा कि फ्लावर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है या फिर टर्मिनल पोजीशन, यानी कि स्टेम के पास है या उससे दूर लगेगा। उन्होंने सीड की शेप देखी कि सीड जो है वो किस शेप का है। उन्होंने सीड का कलर देखा, सीड का कोट देखा, पॉड की शेप देखी, पॉड यानी कि जो फलियाँ होती हैं उसकी, यस मैम। ठीक है, उसकी शेप और उसका कलर। तो ये 7 कैरेक्टर्स हो गए। इसको हम